किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक पैदावार के लिए बैगन की फसल में जरूरी कार्य। अजोला उत्पादन करके पशुओं को खिलाएं, अच्छा लाभ कमाएं। किसान भाइयों, बैगन की खेती अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा लगभग सभी जगहों पर की जाती है। यह एक सब्जी फसल है जिसका उत्पादन चीन के बाद सबसे ज्यादा भारत में किया जाता है। बैगन में कई तरह के पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। वर्तमान समय में बैगन के फल हरे, बैंगनी, पीले और सफेद रंगों में उगाए जाते हैं। इसकी खेती को पूरे साल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को किया जाना आवश्यक होता है, जिनके बारे में बता रही हैं विषय विशेषज्ञ प्रीति चौहान। किसान भाइयों, आज हम बैगन की फसल के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि वर्तमान परिवेश में बैगन की खेती करने में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो आइए किसान भाइयों, हम चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण पर। किसान भाइयों, खरपतवार जो है वह हमारी मुख्य फसल की, जैसे हवा, पानी, उर्वरक, खाद, जितने भी पोषक तत्व है सभी से प्रतिस्पर्धा रखती है। खेत में अब उनकी मुख्य फसल कम और खरपतवार ज़्यादा नज़र आने लगती है, तो इसके लिए समय पर उसका प्रबंधन होना अति अनिवार्य है। 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नज़र आने लगेगी। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल से अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए यूरिया 260 से 325 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 375 से 469 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 83 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। इनमें से नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को मिलाकर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई करने के 20 से 25 दिन और 45 से 50 दिन बाद खड़ी फसल में देने से फसल का उचित विकास होता है और बैंगन का उत्पादन अधिक मिलता है। किसान भाइयों, हम बैगन की खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहाँ पर समय समय पर होती है वहाँ पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में
पानी देना अनिवार्य होगा। और किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि भूमि बहुत ज़्यादा जल मांग रहती है भूमि की, तो आप उसको भूमि को पकड़ के देख सकते हैं। यदि अगर आपको लगे कि भूमि में नमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होगी। सिंचाई अधिक कर देंगे तो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा, और पर्याप्त मात्रा में अगर हम सिंचाई नहीं देंगे तो भी हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह किसान भाइयों, हम जल निकास की बात करते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो यह एक बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है जल भराव की। इस पर निदान पाने के लिए आप समय समय पर ध्यान दें, और अगर नालियाँ, जो किसान भाइयों, नालियाँ इसमें आप काट सकते हो गैती फावड़े की मदद से, और इसका जो अतिरिक्त पानी आपका खेत में भर गया है उसको आप निकाल सकते हैं। बैंगन का छोटी पत्ती रोग, ये बीमारी को हरा तेला नामक कीट द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी से प्रभावित पौधों के पत्ते पतले रह जाते हैं, छोटी पत्तियां भी हरी पड़ जाती हैं। प्रभावित पौधों में पुष्पन और फलन नहीं होता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। बिजाई के समय 2 पंक्तियों के बीच फोरेट डालें। यदि शुरुआती समय पर हमला दिखे तो प्रभावित पौधे को उखाड़कर बाहर निकाल दें। इस बीमारी का मुख्य कारण हरा तेला होता है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस रोग का नियंत्रण हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम कीट प्रबंधन की ओर नजर डालते हैं। कीट प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है। किसान भाइयों, बैंगन में मुख्यतः फल तथा तना छेदक कीट होता है। इसमें जो मादा है कीट की, तो वह एक मादा कम से कम 300 अंडे देती है, और यह अंडे जो हैं 10 से 15 दिन की अवस्था में फूट जाते हैं, और यह अंडे जो है लार्वा का रूप ले लेते हैं, और यह लार्वी जो होती है कीट की, तने में चली जाती है। मतलब कि आप ऊपर से लेके नीचे तक पौधा आपका खराब होने लगता है। फूलों से आते आते फलों में आने लगती है, और आपकी जो इल्ली है यह फल के अंदर अंडा और अपना एक्सक्रीटा या मल जो है वो त्यागने लगती है, और इससे हमारा फल है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके रोकथाम के लिए हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ के दर से लगा सकते हैं, और 1 हेक्टेयर में 8 से 10 का उपयोग होना होता है। और इसका जो दूसरा चरण है वो है रासायनिक। इसके लिए हम कीट की रोकथाम के लिए आप एंडोकार्प दवा 1 ml प्रति लीटर का घोल तैयार कर सकते हैं, और उस पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर इस पर किसान भाई थोड़ा गौर करेंगे तो उनकी जो उपज है उसमें निश्चित रूप में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की। किसान भाइयों, पशुओं के उपयोगी पोषक तत्वों की उपलब्धता को देखते हुए अजोला को दुधारू पशुओं, मुर्गियों और बकरियों के लिए अच्छा पोषण विकल्प कहा जा सकता है, क्योंकि यह कम समय में अधिक उत्पादन देने के लिए अपने विशिष्ट गुण की वजह से हरे चारे का अच्छा विकल्प है। इसके अलावा वातावरण और जलवायु का अजोला उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से अजोला को देश के किसी भी हिस्से में उगा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें अजोला उत्पादन, इसकी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुरेश चंद कांटवा से। आज हम चर्चा करेंगे पशुओं के हरे चारे के रूप में, या हम कह सकते हैं कि संपूरक आहार के रूप में अजोला। अजोला एक पानी में तैरने वाली फर्न है, जो आजकल इसका उपयोग हम पशुओं के लिए कर रहे हैं, और पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा फीड सप्लीमेंट है।
यानी संपूरक आहार है। ये एजोला पानी में तैरने वाली फर्न होती है, इसका बीज भी यही होता है और खाना भी यही होता है। अजोला सस्ता, सुपाच्य, पौष्टिक और पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से पशुओं के दूध में वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। ये पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। साथ ही पशुओं को अजोला खिलाने से इनमें होने वाली पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है, जिससे पशु स्वस्थ रहता है और अधिक दूध देता है। वैसे आज के समय में अजोला की कुछ उन्नत किस्में हैं जिन्हें उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अजोला की उन्नत प्रजातियां अजोला पित्रेटा, कैरोलिना, माइक्रोफिला में से किसी प्रजाति का चयन करके उत्पादन कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए पशुपालक भाइयों सिर्फ हमें अगर एक पशु है हमारे पास तो 10 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी पानी की खेल चाहिए। यानी कि ये पानी स्थिर पानी में अच्छे से ग्रो करता है, बहते हुए पानी में ये नहीं हो सकता है। जहाँ भी स्थिर पानी है उसमें हम कर सकते हैं। खेल की लंबाई हम चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई इतनी रखें तो ठीक रहता है निकालने में दोनों तरफ से। और जहाँ भी पानी हमारा स्थिर भरा हुआ है उसमें हम सबसे पहले आधा इंच परत मिट्टी की डालेंगे। यानी कि इतनी बड़ी जो खेल बनी है वो खेल हम पक्की भी बना सकते हैं या प्लास्टिक की बना सकते हैं। प्लास्टिक की पिन्नी बिछा के 1 फीट स्थिर पानी इसको मतलब 6 से 8 इंच पानी चाहिए। 1 फीट का खेल होगा तो उसमें पर्याप्त मात्रा में हम इसको लगा सकते हैं। आधा इंच परत जो है 15 से 20 किलोग्राम मिट्टी इसमें हम जो उपजाऊ मिट्टी है खेत की 6 से 9 इंच गहराई तक की वो डालेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें गोबर की खाद यानी कि पका हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर कच्चा डालते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम इसमें गोबर डालना है। अगर केचुआ खाद है तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। पका हुआ डालते हैं तो इसमें जलने की या ख़राब होने की समस्या नहीं आती है। 15-20 किलो की जगह 30 किलो भी डल जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम ताज़ा गोबर डालेंगे तो इसमें जो हमारा अनुभव है देखा गया है कि हल्का हल्का ये काला पड़ के ख़राब हो सकता है ज़्यादा मात्रा में अगर हम डाल देते हैं तो 15 से 20 किलोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही साथ इसमें हम जो सिंगल सुपर फास्फेट है, राखोड़िया जिसको कह सकते हैं या सुपर के नाम से जानते हैं, फास्फोरस वाला जो है वो 100 से 150 ग्राम एक खेल में डाल सकते हैं। कभी भी हम इसमें नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का प्रयोग ना करें। सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद और जो मिट्टी है उसी से इसकी पूर्ति हो जाती है। वो डालने के बाद में इसमें 6 से 8 इंच पानी भरना है। पानी भरने के बाद में इसका कल्चर जो अजोला का है फर्न वो हम इसमें 2 किलोग्राम डाल देते हैं तो 6 से 7 दिन में ये पूरे कैरी में भर जाता है। और फिर प्रतिदिन हम 1.5 से 2 किलोग्राम निकाल सकते हैं। जो अगर ताज़ा है वो हमारे पशु के लिए प्रतिदिन 1.5 से 2 किलोग्राम पर्याप्त मात्रा में संपूरक आहार के रूप में। किसान आसानी से अजोला उगाकर पशु पक्षियों को खिला सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि विकास अच्छा होगा और व्यवसाय में भी मुनाफा अधिक मिलेगा। तो चलिए जानते हैं अजोला में पाए जाने वाले पोषक तत्व और पशुओं को खिलाने की मात्रा के बारे में। इसमें जो पोषक तत्व हैं कह सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा 25 से 30% है। कैल्शियम भी इसमें ज़्यादा होता है। ऐसे ऐसे एमिनो एसिड्स भी होते हैं जो अनाज में या चारे में नहीं पाए जाते हैं, वो भी इसमें होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा संपूरक आहार है जो पशुओं को दूध उत्पादन 10 से 15% तक बढ़ा देता है। बढ़वार भी उनकी 15 से 20% तक कर देता है। ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी सभी पशुओं के लिए अच्छा होता है। बड़े जानवर की हम बात करें गाय भैंस की तो 1.5 से 2 किलोग्राम हम ये चारे के साथ दाने के साथ खिला सकते हैं। और उसमें भी हमें जो निकालने का जो तरीका है वो निकाल के उसको कम से कम 2 या 3 बार साफ पानी से धोना है। और जो पानी बचता है उसमें इसकी जो पंखुड़ियाँ टूटती है वो भी बीज का कार्य करता है तो उसको उसी खेल में वापस डाल दें ताकि कभी उस खेल का पानी कम भी ना हो और हम जितना जो निकालेंगे वो हमारे पशुओं के लिए उपयोग में आ जाए। 2 बार या 3 बार साफ पानी से धोएंगे तो उसके बाद में हम उस पशु को खिलाना शुरुआत कर देंगे। और साथ ही साथ इसको दोबारा से रिफिल करने का तरीका भी वही है। जो भी हमारा एजोला है उसको निकाल के एक टब में डाल लें और दोबारा से उसी प्रोसेस से इस खेल को भर के वापस से छोड़ दें।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला इंदौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में 1 से 20 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33.2 से 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 से 23.8 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। हवा पश्चिम उत्तर दिशा से 6.6 से 10.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। पीला मोज़ेक वायरस रोगों के संचरण के वाहक सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए निवारण उपायों के रूप में क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पीले चिपचिपा जाल स्थापित करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कीटनाशक या शाकनाशी का छिड़काव करते समय अनुशंसित मात्रा में पानी का उपयोग करें। अगर नेपसेक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 450 लीटर प्रति हेक्टेयर और पावर स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी का उपयोग करें। किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि विभिन्न स्थानों पर बर्ड पर्च स्थापित करें, जिससे परभक्षी पक्षी के बैठने की व्यवस्था हो सके जो पत्ती खाने वाले कैटरपिलर को खाते हैं। जैविक सोयाबीन उत्पादन के मामले में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डिफोलिएटर जैसे सेमिलूपर, तंबाकू कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए बैसिलस thuringiensis या बिवेरिया बेसियाना या नोमुरिया रिलेई 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। तंबाकू की सुंडी और चने की फली छेदक के प्रबंधन के लिए किसानों को कीट विशिष्ट फेरोमोन ट्रैप लगाने और NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इन कीटों के खिलाफ इमामेक्टिन बेंजोएट 425 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग भी प्रभावी है। सरसों की अगेती बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन,
शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपायों को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मजीठा, जिला कटनी के कृषक रूपेश जाटव ने। ये कृषि वानिकी के लिए नए पौधे तैयार करने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो रूपेश जाटव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर जो उसी से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है। इस तरह के सीड को कलेक्शन किया जा सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट, चाहे 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जाता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FIM, उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको प्लांटेशन में थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइट में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे पौधे थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंध, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो या प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चेम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए। हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए, ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो।
समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरीफॉस थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का। जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज़्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोर्टेलिटी नहीं होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।